नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का नव भारत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मैं पॉलिटी से 25 प्रश्नों का सेट लेकर के प्रत्येक रोज आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। इस बीच में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को कंटिन्यू रूप से वीडियो नहीं मिल पाया। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, पर जो भी समस्याएं थी उनका निदान कर लिया गया है। अब हम नियमित रूप से आपके समक्ष 25 प्रश्नों का सेट लेकर के उपस्थित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला प्रश्न है करा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। किसके बारे में पूछा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है और इनके उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। संविधान के कौन से भाग में है? 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अब देखिए, कह रहा कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। हालांकि गांधीवादी तत्वों को तो इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अगर यहाँ आप विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए अगले प्रश्न पे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखिए, जब भी नहीं पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं को हाईलाइटेड करेंगे। क्या करेंगे? नहीं को हाईलाइटेड करेंगे, अन्यथा आप नहीं को हाँ करके आ जाएंगे। जानते हुए भी यह प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पर ये क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इनमें से क्या करा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, अर्थात नहीं पूछा गया। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर में सी में क्या करा? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। किसी भी रूप में धार्मिक राज्य की स्थापना करना भारत का उद्देश्य नहीं हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात किया गया है प्रस्तावना में। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में दिया गया, लेकिन राज्य का क्या होता है? कोई धर्म नहीं है, और राज्य जो है ना, धार्मिक राज्य की स्थापना करने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है और नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? अर्थात अंतर के बारे में बात किया गया है। किससे अंतर के बारे में पूछा जा रहा है? तो मौलिक अधिकारों से। क्या करा? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं। क्या करा? निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निर्देशक तत्व क्या है? अर्थात निर्देशक तत्व क्या है? इनके प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है। क्या है ये? वाद योग, अवाद योग, कठोर अथवा लचीले। वाद योग का मतलब हुआ कि इनके उल्लंघन के स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यायालय में आप वाद को क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। और अवाद योग ये हो गया कि जिनके उल्लंघन पे आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते, यानी मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व को आप लागू करने के लिए न्यायालय में क्या कर सकते हैं? वाद दायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते, अर्थात रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछा गया। लेकिन ऐसा किसी प्रकार का तत्व प्रकृति में जो है ना नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसीलिए निबंधन अर्थात रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है। और किसी भी प्रकार के चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो उनके कार्यों पर नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? किसके बारे में पूछा गया? सही है। क्या कर रहा? किसके बारे में पूछा जा रहा है? भाग 4 के बारे में, अर्थात किसका बात हो रहा है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्या कर रहा है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अब देखिए गौर कीजिएगा, आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्फोर्सेबल नहीं है कि आप उसको लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं? न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहा है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। सही पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा सही है? लेकिन ये क्या है? ये विकल्प, पहला विकल्प क्या है? गलत है। पहला विकल्प गलत है, तो इसको हम देखेंगे कि एक में कौन कौन सा है। ऑप्शन में ए और सी क्या हो जाएगा? सीधा सीधी कैंसिल हो जाएगा। बचता आपके पास विकल्प बी और डी बचता। क्या बचता है? बी और डी बचता। आप देखेंगे कहेंगे वे किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये भी क्या है? सही है। 2 सही है। अब देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और 1 और 2 बी, ए और सी को हम पहले क्या कर चुके हैं? मूल्यांकन से बाहर कर चुके हैं। इसमें देखिए इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। हाँ, राज्य के लिए कुछ निर्देशक तत्व में निर्देश दिए गए हैं जो कि राज्य के लिए क्या है? उपयोगी है। तो ये क्या होगा? 1, 2 और 3 सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी पे आइए और देखिए क्या कहता है? 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में पूछा गया नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सेबल क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है। बताइए इसमें। अभी मैं जस्ट चर्चा कर चुका हूं इनके बारे में और बताएंगे आपकी क्या है। इसके बारे में पूछा गया नीति निर्देशक तत्व के बारे में। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ध्यान दीजिए और एक बार बताइए कि क्या सही है। सही है। ये देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। हाँ, करते हैं। और ये क्या कर रहा है? इन तत्वों में उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इसके बारे में बात कर रहा है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना क्या होगा? दोनों सही हो सकता है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ न रह करके कोई और विकल्प दिया गया होता तो अपना आंसर क्या होता? प्रस्तावना होता। लेकिन इस प्रश्न को आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया है वो ए माना गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर प्रस्तावना नहीं रहता तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अलावा कुछ भी दिया हुआ होता तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में पूछेगा तो हम प्रस्तावना को टिक करते। लेकिन यहाँ अपना
ए नंबर क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न करा, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? किसकी आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका। इसका सही आंसर बिना कुछ सोचे ए टिक करेंगे। अगला प्रश्न करा, इस संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी आदर्श का घोषित करता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पाया जाता है, इसलिए इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न करा कि राज्य के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? सहज अध्ययन के लिए किसके बारे में पूछा गया है? विभाजित किया जा सकता है समाजवादी, उदारवादी या बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सही। जब आप नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनको जो है ना, इनका विभाजन किया गया है समाजवादी में भी, उदारवादी और बौद्धिकतावादी में भी और गांधीवादी में भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बताएंगे इस नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? सीधा सीधा समझिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है। फिर प्रश्न क्या कर गया? ये रिपीट कर गया है। इसका आंसर आप लोग टिक कर लेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? किस प्रकार का सिद्धांत है? प्रश्न रिपीट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि वाद योग क्या होता, अवाद योग क्या होता। जैसे कि मूल अधिकार है, वो क्या है? वाद योग, अर्थात मूल अधिकार के उल्लंघन में आप क्या कर सकते हैं? मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन का कोई बात ही नहीं लेता है। उसके उल्लंघन पे आप या फिर उनको लागू करने के लिए आप न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा? अवाद्य होगा, अवाद्य योग। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? क्या पूछा जा रहा है? देश के शासन के लिए आधारभूत है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। किसके बारे में पूछा जा रहा है? देश के शासन के लिए। जब देश के शासन के लिए आप बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के अधीन राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनको कि नीति निर्माण में लागू करना राज्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। करा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन मानता है? अर्थात संसाधन का क्या होगा? एकत्रित करना, धन का केंद्रीकरण, समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, स्वतंत्रता के अधिकार का, कल्याण की अवधारणा का, संसाधनों का विकेंद्रीकरण के बारे में
नीति निर्देशक तत्व के अंदर बात किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। क्या है सही इसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है? किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए ऊपर का जो 3 है ये आप मूल अधिकार में पढ़े होंगे, लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया। इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या कह रहा? मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। अभी मैं इसे पूर्व प्रश्नों में ही बता चुका हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चुनाव आयोग। तो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 4-5 आर्टिकल है जिनको कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी के इर्द गिर्द से सवाल क्या है? रिपीट कर रहा है। तो एक बार सरसरी निगाह से आप सारे आर्टिकल को देख लीजिएगा, लेकिन कुछ आर्टिकल है जिससे क्या होता है? प्रश्न का रिपीट कर रहा है। तो आप बताएंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अभी आ गया, मैं आपको बोला हूं देखने के लिए। तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 40 क्या करता है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठन करने के लिए निर्देशित करता है? इसका आंसर आप स्वयं दीजिए, अभी मैं बता चुका हूं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों का गठन क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत क्या कर रहा है? पंचायतों के गठन के बारे में बात किया जा रहा है। एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं। तो पंचायतों का गठन कहाँ के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो ये कौन सा हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा और जो नियमितता थी वो कुछ बाधित हो गई थी, इसके लिए हम पुनः आपसे क्षमा चाहेंगे और नियमित रूप से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपके लिए प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।